हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और हम लोग वीवीआई एमसीक्यूज करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। ये लेक्चर नंबर 2 है। आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल उसमें 17 क्वेश्चन था। आपका कितना मार्क्स आया था आप मुझे बताओगे। अगर उसकी वीडियो चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी मैक्स। यूपीएससी मैक्स मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्टडी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या होंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि जो लोअर कोर्ट हैं, जिनको हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, उनको सुपरवाइज कौन करती है? कौन उनकी देखभाल करती है कि वो क्या डिसीजन दे रहे हैं, या फिर क्या उनको सुपरवाइज कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? आप इसका जल्दी से आंसर बताइए। और देखो, जो भी आंसर होगा आप उसको मार्क करते रहोगे, ठीक है। मार्क करोगे तभी कुछ सीखोगे। आपको पूरा प्रॉपरली कमेंट करना होगा कि आप कितना सही किए हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट होता है वही मैनेज करता है कि उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट क्या काम कर रहे हो, मतलब सुपरवाइज जो है वो हाई कोर्ट करता है जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं। जैसे कि लेट से मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे उनको यहाँ की झारखंड की हाई कोर्ट मैनेज करेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो किस आर्टिकल के तहत में ऐसा होता है? आर्टिकल नंबर 227 के तहत में ऐसा होता है कि हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि उनके जूनियर जितने भी कोर्ट हैं उनको ये सुपरवाइज करेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनका टेन्योर कितने साल का होता है? 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या 6 ईयर? आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो अगर आप आंसर दे लिए हैं तो आगे सुनिए। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनका टेन्योर होता है 5 ईयर का। कितना ईयर का होता है? 5 ईयर। देखो, हमारे इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनका टेन्योर 5 ईयर का ही होता है। देखो, जितने भी हैं सबका टेन्योर 5 ईयर का होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जितने भी इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड इन द सेंस कि वो, और फिर इलेक्टेड मेरा मतलब वो नहीं है कि इलेक्शन की वजह से, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका भी टेन्योर इतना। प्रेसिडेंट हो उनका भी टेन्योर 5 ईयर का। प्राइम मिनिस्टर हो उनका भी टेन्योर 5 ईयर का। लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, लोकसभा, उनका टेन्योर भी 5 ईयर का होता है। बट जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका टेन्योर 6 ईयर का होता है, क्योंकि इनके 1/3 जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हर एक 2 ईयर में क्या होते हैं? रिप्लेस होते रहते हैं। तो इनका जो, अगर तुम टोटल काउंट करोगे तो टोटल 6 ईयर का, मतलब कह सकते हो कि टोटल टेन्योर बनता है हर एक मेंबर का, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टोटल जो बोल सकते हो कि टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 67 में लिखा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे उनका टर्म 5 ईयर का होगा। करेक्ट है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि जो राज्यसभा का जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स? आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, वो होगा ऑप्शन नंबर 30, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30 ईयर्स। एक अगर आपको राज्यसभा की मेंबर बननी है तो आपकी मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। 21 ईयर किसके लिए होता है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और 35 जो ईयर होता है वो होता है लोकसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए। चलो मैं बता ही देता हूँ। ये होता है अगर आप लोकल में या फिर पंचायत में या किसी चीज़ में भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। करेक्ट है? तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उनकी मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए? वो आर्टिकल है 84। आर्टिकल नंबर 84 है और यही आर्टिकल 84 ये बताता है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उनकी मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको किस मेथड से इलेक्ट किया जाता है, उनको किस मेथड से सेलेक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है डायरेक्ट वोट बाय पीपल, उनको डायरेक्टली पीपल वोट करते हैं, या प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, या गवर्नर्स नॉमिनेट करते हैं, या फिर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनको इलेक्ट करती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोग अपने आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि ये जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही इनको सेलेक्ट करके भेजती है। जैसे कि अभी नहीं बताया मैंने कि टोटल 1/3 जितने भी मेंबर्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो रिप्लेस कौन करते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स उन्हें सेलेक्ट करके भेजते हैं।
समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो देखो ऐसा समझो कि जैसे कि मान लो कि ये एक राज्य है झारखंड, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, झारखंड का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब जैसे कि लेट से कि झारखंड में टोटल जितने भी पोस्ट होंगे वहाँ पे राज्यसभा में इनका पोस्ट खाली हो गया, तो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ये अपने कुछ मेंबर को सेलेक्ट करके राज्यसभा में भेजेंगी। तो मतलब जो राज्यसभा होता है ना, वो जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। आप उसको इलेक्ट नहीं करते हो, आप इलेक्ट करते हो किनको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करते हो, और वो मेंबर्स जाके फाइनली राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, आपसे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। क्लियर है? आगे समझते हैं कुछ क्वेश्चन और, कि जो एस्टिमेट कमेटी है उसका ट्विन किस कमेटी को कहा जाता है? ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहा जाता है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या प्रिविलेज कमेटी, या डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, किसको कहा जाता है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी किसे कहा जाता है? ABCD। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए बात समझिए, जो इस्टीमेट कमेटी है ना, ये इस्टीमेट करती है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है कुछ खर्चा करने वाली है, एक पुल बनाने वाली है, लेट से एक पुल जब बनाएगी, ये है पुल, लेट से ये पुल है, तो ये जब पुल बनाने जाएगी तो ये कुछ खर्चा होगा ना भाई, इसका कुछ खर्चा होगा, तो ये खर्चा कितना होगा ये एस्टिमेट करना एस्टिमेट कमेटी का काम है। लेकिन खर्चा होने के बाद ऑडिट करना ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। तो इन दोनों का काम क्या है? आप ऑडिट करना कि कितना पुल में क्या क्या हुआ। एक काम कब करती है? काम होने के बाद, और एक काम होने से पहले ऑडिट करती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसी को कहा जाता है। तो ट्विन कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर A होगा, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कमेटी है जो कि बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है कॉम्प्ट्रेलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से? यानी कि CAG से कौन सा कमेटी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कौन होगा? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो मैं आप लोग मार्क कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो CAG के द्वारा बनाया जाता है, इन्हीं के द्वारा ऑडिट किया जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो गवर्नमेंट के फंड हैं वो प्रॉपरली यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। आई होप आप लोग अपना आंसर सही देते जा रहे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को प्रोरोग करने की पावर अथॉरिटी किसके पास है? ऑप्शन नंबर A प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, किसके पास ये पावर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर है कि वो एक लोकसभा को प्रोरोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और ये किसके एडवाइस पे करेंगे? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस इंडियन स्टेट के पास बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर है? यानी कि स्टेट में दो लेजिस्लेचर है, जैसे कि हमारे सेंटर में तो दो लेजिस्लेचर है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, लेकिन किस स्टेट में, ये सेंटर की बातें हैं, ठीक है, किस स्टेट में दो लेजिस्लेचर है? दो लेजिस्लेचर मतलब कि वहाँ पे भी अपर हाउस लोअर हाउस दो होंगे। तो किस स्टेट में? सिक्किम में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, या तमिलनाडु में? किस स्टेट में बाई कैमरलिज्म है? देखो कुछ स्टेट में ही है, सारे स्टेट में नहीं है। क्लियर? तो उनमें से कौन सा स्टेट है? जल्दी से आंसर बताइए। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। देखो टोटल जो है, टोटल 6 स्टेट में बाई कैमरलिज्म है। वो कौन सा है? पहला है AP मतलब आंध्र प्रदेश, फिर है कर्नाटका है, फिर है तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, फिर क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, क्लियर है? और फिर एक है बिहार, और फिर है UP। क्लियर है यहाँ तक? टोटल अभी जो है वो फिलहाल इन 6, यानी टोटल बोला जाए तो 7 स्टेट में है। तो टोटल कितने हैं? 7 स्टेट में है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, UP, और एक ले लो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो टोटल 7 स्टेट में आप कह सकते हो कि बाई कैमरलिज्म है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर C, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर में बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर है, वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दोनों है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर आपको पंचायत इलेक्शन को अगर फाइट करनी है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होगी? अभी मैं इसका आंसर जस्ट बताया हूँ, क्या होगा आंसर? 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 ईयर। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 ईयर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि जो मनी बिल है उसको मनी बिल फाइनली कौन डिसाइड करता है, कि कोई बिल एक मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट में ये डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या प्राइम मिनिस्टर, या स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये कौन फाइनली डिसाइड करता है कि मनी बिल, कोई भी बिल ये मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। एक सेकंड रुक जाओ। स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के स्पीकर है उनके पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 110(3) में, क्लॉज 3 में, कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उन्हीं के पास फाइनल अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करने के लिए कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। क्लियर है? इस बात को भूलना मत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज कि अगर बाय द वे मान लो एक हाइपोथेटिकल केस कि देखिए प्रेसिडेंट का अगर पोस्ट खाली होता है, लेट्स से कुछ समझाना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट का जब पोस्ट खाली हो गया, मान लीजिए प्रेसिडेंट का अचानक बीच में डेथ हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो उनका पोस्ट कौन संभालता है? वो संभालते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? स्पीकर ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। अगर बाय द वे प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाती है, उनको बुखार लग जाता है, तो उनकी जगह मैनेज कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर बाय द वे, ऐसा हाइपोथेटिकल केस है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर कुछ दिक्कत में है तो उनके बाद इसको मैनेज कौन करेगा? ठीक है, कि कौन वो प्रेसिडेंट का पोस्ट को थोड़ा देर के लिए हैंडल करेगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ। स्पीकर ऑफ लोकसभा, कॉम्प्ट्रोलर एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन है जो कि अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अगर उनका पोस्ट खाली हो तो वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे? ठीक है, तो कौन होगा इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सीजीआई होते हैं, सीजेआई, ये सीजीआई जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर अवेलेबल नहीं है तो ये सीजीआई का काम है कि उस जगह को वो मैनेज करेंगे। ठीक है, क्लियर? और ये कब तक चलेगा? जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका आई होप सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि आर्टिकल ये जो प्रिम्बल था हमारा, जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिम्बल है। अब ये प्रिम्बल क्या करती है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफली डिस्क्राइब करती है कुछ फ्यू वर्ड्स में। आप प्रिम्बल पढ़े होंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो जो प्रिम्बल में एक वर्ड को इंसर्ट किया गया था, वो वर्ड कौन था आप मुझे बताओगे? जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में उसे इंक्लूड किया गया था। टोटल 3 वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था। इनमें से कौन है? जस्टिस को इंक्लूड किया गया था, फैटर्निटी को इंक्लूड किया गया था, या सेकुलर को, लिबर्टी को? किसको इंक्लूड किया गया था आप मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आप लोग का आंसर आ गया होगा, अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लल्ला मेरे भाई? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकुलर। सेकुलर वर्ड को इंक्लूड किया गया था इन द प्रिम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और याद रखिएगा इस 42nd को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक याद रखिए कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, इसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था, एक सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। देखिए सेकुलर वर्ड से हम लोग इंडिया को एक टाइप का सेकुलर कंट्री बना दिए, और सोशलिस्ट हम लोग को ऐड इसलिए करना था क्योंकि उस टाइम का जो यूएसएसआर था उसको हम लोग को इम्प्रेस करना था, इसलिए हमने ये वर्ड्स को अपने प्रिम्बल में ऐड किया था बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। कौन सा वर्ड था? सोशलिस्ट।
और फिर एक और वर्ड को इंक्लूड किया गया था, इंटीग्रिटी, ठीक है, यानी कि अखंडता, हमारे देश की जितनी भी अखंडता है उसको टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग सही आंसर देते जा रहे हो, मुझे उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि जितने भी कंट्री में पावर है, लेट से एक कोई कंट्री है ए और इसका मेन पावर सेंटर के पास हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो उस टाइप के गवर्नेंस को क्या कहा जाता है? फेडरल सिस्टम कहा जाता है, प्रोविंशियल सिस्टम कहा जाता है, यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है, या फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप लोग आंसर करेक्ट दे लिए होंगे, चलो आगे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनिटरी सिस्टम। बात को समझना यहाँ पे, जो ये फेडरल सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे कोई सेंटर में एक मेन पावर होंगे और उसके नीचे बहुत सारे राज्य होंगे, बहुत सारे जगह होंगे, वो इनके नीचे रिस्पॉन्सिबल होंगे, करेक्ट है। इस टाइप के गवर्नेंस को हम लोग कहा जाता है फेडरल सिस्टम। प्रोविंशियल सिस्टम उसको कहा जाता है जब एक कोई दूसरे को मतलब मान नहीं रहेंगे, मतलब बहुत सारे प्रोविंस में टूटा हुआ है, उसको कहा जाता है प्रोविंशियल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है जहाँ के सारे पावर सेंटर के पास होते हैं। और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे एकदम छोटे छोटे लोग जो है ना वो गवर्नेंस करने लग जाए, तो उसको लोकल कहा जाता है। तो इसको इसके पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी मतलब समझ से होगा ना कि सारे पावर सेंटर के पास होंगे, यूनियन के पास होंगे, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि सबसे बड़ा कमेटी कौन है इंडियन पार्लियामेंट में बाय मेंबरशिप? सबसे ज़्यादा मेंबर्स किस कमेटी में हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी में है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में है, एस्टीमेट कमेटी में है, या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में है? चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में टोटल 30 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर, और इतने मेंबर किसी अदर कमेटी में नहीं है, ठीक है, जो कि लोकसभा में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एस्टीमेट कमेटी में सबसे हाईएस्ट मेंबर है, दैट इज 30 मेंबर्स है। क्लियर, कितने मेंबर्स है? 30 मेंबर्स हैं। किस कमेटी में? एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का काम क्या है अभी जस्ट मैंने बताया था, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग NDMA कहते हैं, इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन किसे कहा जाता है? होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ DRDO, या फिर कह सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कहा जाता है? किसे आप कहोगे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, मतलब एक्स चेयरपर्सन किसे कहा जाता है? कौन हैंडल करता है? ठीक है, तो आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही NDMA का ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन माने जाते हैं, ठीक है, माने नहीं होते ही हैं, ठीक है, क्लियर है तक। अगर क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिजाइन करना हो, वो अपना चाहते हैं कि हम इस पोस्ट से रिजाइन करना चाहते हैं, तो अपना जो सबमिशन लेटर हैं वो किसको सौंप के जाएंगे या फिर किसको सबमिट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, डेप्यूटी स्पीकर को, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है, कौन मतलब किसको जाके वो फाइनली अपना सबमिशन देते हैं अगर उनको रिज़ाइन करनी हो अपनी पोस्ट से? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, लोकसभा के मेंबर हो चाहे कोई बड़े पोस्ट के मेंबर हो, उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एज फॉर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, अभी तक का रेफरेंस डॉक्यूमेंट में मुझे आपको बताना है कि टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आपने उसमें कुछ एडिट करना है, चाहे रिमूव करना है, चाहे हटाना है, एक सिंगल वर्ड भी, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। अमेंड मतलब किसी चीज़ को रीनेम करना है, एडिट करना है। तो टोटल जो है अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं? 99, 105, 102 या 101? कितने होंगे? आप इसका मुझे आंसर बताओ। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा 102। अभी तक करंटली 102 कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है। देखो वैसे तो बहुत अभी तक मतलब कहा जाए तो बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, क्लियर, लेकिन 102 इज़ द
फाइन, क्लियर है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, कि कौन सा ऐसा ऑफिशियल है, यानी कि कौन सा ऐसा पोस्ट है जो कि दोनों के अंडर काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में भी और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में भी काम करती है। कौन सा इनमें से पोस्ट है जो कि कह सकते हो कि स्टेट और यूनियन दोनों के अंडर में काम करती है? स्टेट सिविल सर्विसेज, यूनियन सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ओनली? कौन होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा कि जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज है, यूनियन सिविल सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, या फिर कौन होगा इसका आंसर मुझे बताओ, करेक्ट आंसर। चलो आप लोग, मेरे उम्मीद से आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे कि आईएएस आपने सुना है, आईपीएस सुना है, आईएफएस सुने हैं, ये जितने भी होते हैं ना वो दोनों के अंडर काम करते हैं, स्टेट के अंदर में भी और सेंट्रल के अंडर में भी। क्लियर है, ये दोनों गवर्नमेंट की बातें मानते हैं। अब आपको सुने होंगे जैसे कि कोई एस जयशंकर के आपने नाम सुने होंगे, वो क्या थे, एक टाइप का ऑल इंडिया सर्विसेज से ही तो आते थे ना, तो वो क्या कर रहे हैं, आज गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। लेकिन जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं वो किसको सर्व कर रहे होते हैं, वो नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट को सर्व कर रहे होते हैं। तो जितने भी ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये सर्व कर रहे होते हैं दोनों को, यूनियन को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, दोनों को सर्विंग देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब ये फाइनल। चलिए आप मुझे बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया। जैसे कि टोटल 18 क्वेश्चन है तो आपका कितना करेक्ट हुआ आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चन मार्क है 2 नहीं लिखा हुआ है। चलो अगर कोई डोनेट करना चाहते हो मुझे कोई भी अमाउंट, तो नो डाउट आप डोनेट कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।